हाँ तो साथियों, कल हमने उत्प्रेरण के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोग जानेंगे उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक के उत्प्रेरण का लिखें यार। उत्प्रेरण क्षमता बढ़ाने वाले को उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट करने वाले को उत्प्रेरक विष कहलाता है। उत्प्रेरक विष। रबर प्रक्रम में अमोनिया के निर्माण के लिए जब हम उत्प्रेरक के रूप में Fe को लेते हैं तो H2S तथा CO उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। जैसे में मान के चलो नाइट्रोजन प्लस 3 गो हाइड्रोजन को Fe से क्रिया कराएंगे तो NH2NH3 बोले तो अमोनिया, 2 गो अमोनिया बनेगा। CO H2S ये सब उत्प्रेरक विष है। उत्प्रेरण के प्रकार 2 प्रकार के होता है, समांगी उत्प्रेरण, एक विसमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्रियाकारक क्रियाफलों तथा उत्प्रेरक समान प्रावस्था में हो, इसे समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। क्रियाकारक क्रियाफलों तथा उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्था में हो, इसे विसमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। विसमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण के सिद्धांत। सर्वप्रथम ठोस उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक के अणु विस्तृत होते हैं। उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक के अणुओं का अधिशोषण होता है। अधिशोषण के बाद सहवर्ती संकुल का निर्माण। उत्प्रेरण की सतह से उत्पाद का विशोषण तथा उत्पाद का प्रत्येक से दूर विसरण होता है। विसमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत है, इसे याद कर लीजिएगा, मैंने तोड़ के लिख दिया है। एंजाइम उत्प्रेरण। नाइट्रोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। नाइट्रोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम उच्च अनुभार वाले प्रोटीन हैं। ये पेड़ पौधे व जीव जंतु में होने वाली क्रियाओं को उत्प्रेरण कहते हैं। इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। एक बार उत्प्रेरण बोले तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक। नाइट्रोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। ठीक, एंजाइम उच्च अनुभार वाले प्रोटीन हैं। ये पेड़ पौधे व जीव जंतु में होने वाले क्रियाओं को उत्प्रेरक कहते हैं अतः इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण, एक सेकंड। उच्च अनुभार वाले यौगिक हैं एंजाइम उत्प्रेरण। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये प्रोटीन होते हैं, जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये मुख्य रूप से जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जो बहुत प्रभावी होते उत्प्रेरक हैं। ये उच्च दक्षता वाले होते हैं। 1 मिनट में लगभग 10 लाख अणुओं को तोड़ सकते हैं। ये विशिष्ट होते हैं। स्तंभ ताप स्तंभ pH की आवश्यकता होती है। एंजाइम वर्धक विटामिन होते हैं। एक बार और, एंजाइम उत्प्रेरण। उच्च अनुभार वाले यौगिक हैं। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये प्रोटीन होते हैं, जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये मुख्य रूप से जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरित करते हैं। बहुत प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। ये उच्च दक्षता वाले होते हैं। 1 मिनट में लगभग 10 लाख अणुओं को तोड़ सकते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण। ये विशिष्ट होते हैं। स्तंभ ताप और स्तंभ pH की आवश्यकता होती है। एंजाइम वर्धक विटामिन होते हैं। देखिए एंजाइम जैसे एमाइलेज एंजाइम को लाल ग्रंथियों से पाया जाता है, इसका स्रोत हो जाएगा। ठीक, इसका कार्य स्टार्च को शर्करा में बदलता है। पेप्सिन अमाशय में होता है, इसमें जठर ग्रंथियों द्वारा आता है। स्रोत है इसका। प्रोटीन को पेप्टाइड तथा अमीनो एसिड में परिवर्तन करता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये अग्नाशयी रस होते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल में बदलते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं। माल्टोज, यही कुछ लिखे हैं, एमिनो पेप्टोल या छोड़ इसको, आंत्र ग्रंथि में होता है। यह पेप्टाइड तथा माल्टोस के ग्लूकोज को साधारण शर्करा में बदल देते हैं। जियोलाइट, जब सिलिकेट
की संरचना में कुछ सिलिकॉन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो एल्युमिनियम सिलिकेट प्राप्त होते हैं, उन्हें जियोलाइट कहते हैं। इसका सूत्र है, देख लीजिएगा, MnAlO2x इंटू SiO2 बाई के ब्रैकेट में 2H2O हो जाएगा, जहाँ N धातु धनायन पर आवेश होगा, आयन धातु है। नोट, जियोलाइट को जब हम निर्वात में गर्म करते हैं तो जल के अणु वाष्पित होने के कारण जियोलाइट छिद्रित हो जाते हैं। जियोलाइट को जब हम निर्वात में गर्म करते हैं तो जल के अणु वाष्पित होने के कारण जियोलाइट में छिद्रित हो जाता है, छेद हो जाता है जियोलाइट में। इसलिए उनको उत्प्रेरक किस तरह उपयोग किया जाता है। इनको छिद्रों में कुछ विशेष प्रकार की आकृति आकार के अभिकारक अणु भी प्रवेश कर पाते हैं, अतः जियोलाइट की आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। उपयोग, इसका उपयोग हो जाएगा जियोलाइट के वर्णनात्मक उत्प्रेरक के रूप में, धनायन विनिमायक के रूप में, आणविक फिल्टर के रूप में जियोलाइट्स का उपयोग पूछेगा। ये हो सकता है इम्पोर्टेंट। प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम पर अन्वयन क्रिया के आधार, द्रवस्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइड अवस्था में आ जाता है उसे द्रवस्नेही कोलाइड कहते हैं। वह कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइड के अवस्था में आ जाता है उसे द्रवस्नेही कोलाइड कहते हैं। उदाहरण स्टार्च, प्रोटीन आदि। द्रव विरोधी कोलाइड, वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइड अवस्था में नहीं आते बल्कि उन्हें कुछ विशेष विधियों का उपयोग करके कोलाइड का निर्माण करते हैं, उन्हें लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। बोले तो द्रव विरोधी कोलाइड जैसे कुछ धातु तथा उनके सल्फाइड। द्रवस्नेही कोलाइड में अपक्षेपण हो जाने पर इन्हें पुनः आसानी से कोलाइड विलयन में बदला जा सकता है। इन्हें उत्क्रमणीयता कोलाइड भी कहते हैं और इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। उत्क्रमणीयता कोलाइड भी कहते हैं। अपक्षेपण होने पर पुनः कोलाइड विलयन में नहीं प्राप्त किया जा सकता है इसे, यह अधिक अस्थायी होते हैं। बोले तो द्रवस्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड उन्हें अस्थायी कारकों की आवश्यकता होती है। द्रवस्नेही कोलाइड में प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है। इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता। प्रक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम मैं आगे बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परिक्षिप्त प्रवस्था कणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: बहुआण्विक कोलाइड, बृहद कोलाइड, संगुणित कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड में कोलाइड अणु, परमाणु या आयन ऐसे कोलाइडी कण ऐसे परमाणु या आयन के पुंज होते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। उदाहरण में स्वर्ण लाल के कोलाइड का कण इसी प्रकार स्वर्ण साल है। इसी प्रकार सल्फर साल में कोलाइड के कण S8 अणु के पुंज होते हैं। बृहद आणविक कोलाइड, कोलाइड के कण स्वयं ही कोलाइड आकार के होते हैं, उनका अनुभार उच्च होता है, बहुलक प्रोटीन, सेलुलोज आदि होते हैं। और संगुणित कोलाइड, कुछ पदार्थ के निम्न सांद्रता के विलयन समान विद्युत अपघट्य के भांति व्यवहार करते हैं। उच्च सांद्रता पर वे कोलाइड विलयन की भांति व्यवहार करते हैं क्योंकि उनके कणों का संगुणन हो जाता है। इन संगुणित कणों को मिसल कहते हैं। उदाहरण, मिसल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। साबुन की क्रियाविधि देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। साबुन की क्रियाविधि पर पहले इसका सूत्र जान लीजिए, C17H35COONA। सोडियम, साबुन के उच्च बाष्पीय अम्लों को सोडियम तथा पोटेशियम लवण में होते हैं। साबुन उच्च बाष्पीय अम्लों में सोडियम तथा पोटेशियम लवण में होते हैं। इस सोडियम स्परेट भी कहते हैं, इसे सोडियम स्परेट भी कहते हैं, स्टेपरेट भी कहते हैं। इसकी संरचना देखिए, यह हाइड्रोकार्बन की पूंछ हो जाएगा, यह जल विरागी सिरा है, ऐसे सिर कहते हैं, यह जल रागी सिरा होता है। दाग लगे कपड़े पर जब हम पानी में डाला जाता है तो साबुन डालने पर हाइड्रोकार्बन की पूंछ को साबुन का कार्बनिक सिरा व
एक कुछ लिख दिए यार। दाग, दाग में चिपक जाता है जिससे मिसल का निर्माण होता है। बोले तो दाग लगे कपड़ों को जब हम पानी में डालते हैं, ठीक, तो साबुन डालने पर हाइड्रोकार्बन का पूछ और साबुन का कार्बनिक सिरा बोले तो दाग पर चिपक जाता है, ठीक, जिससे मिसल का निर्माण होता है। पूछेगा मिसल का निर्माण कैसे होगा, तो इसे आप लिख लीजिएगा। कोलाइडी का निर्माण, लायोफिलिक कोलाइडी, इसका निर्माण आसानी से हो जाता है। बोले तो लायोफिलिक कोलाइडी, इसका निर्माण आसानी से नहीं होता। लायोफिलिक कोलाइडी का निर्माण आसानी से हो जाता है, परंतु लायोफिलिक कोलाइडी का निर्माण आसानी से नहीं होता। इसे बनाने के लिए विशेष विधि अपनाई जाती है। लायोफिलिक कोलाइड में द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण परिक्षेपण तथा संघनन विधि। परिक्षेपण, बड़े कणों को तोड़कर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के करीब लाना पड़ता है। ये ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा होता है। ये पेप्टिकरण होता है। इसमें संघनन विधि में 1 नैनोमीटर से कम आकार के कणों को आपस में जोड़कर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के करीब लाना पड़ता है। विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि सहायता से प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आदि के कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। धातु के कोलाइड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड बनते हैं। उसके बाद उन्हें प्रक्षेपण माध्यम में डुबा दिया जाता है। परिक्षेपण माध्यम में डूबे इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत आर्क पैदा होता है, जिससे उत्पन्न अधिक ऊष्मा धातु को वाष्पित करता है, फिर संघनित होकर कोलाइडी आकार के कणों का रूप लेती है। कोलाइडी विलयन को अस्थायी रखने में थोड़ी मात्रा में KOH मिलता है। एक सेकंड दोस्तों, मैं आता हूँ। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उससे मैं बिना समझाए आगे बढ़ रहा हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करना है, इसीलिए आज ये मैं सोच रहा हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पार्ट में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। पेप्टिकरण, ताज़े बने अवच्छेद को विद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन में बदलने की प्रक्रम को पेप्टिकरण कहलाता है। ताज़ा बना अवच्छेद, जल, विद्युत अपघट्य, कोलाइडी का निर्माण संघनन रासायनिक विधि द्वारा। इस विधि द्वारा कोलाइडी का निर्माण होता है। उभय अपघटन तथा ऑक्सीकरण। जल अपघटन में FeCl3 फेरिक क्लोराइड को 3 जल H2O से अभिक्रिया करने पर फेरिक FeOH3 + 3HCl बनता है। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, हाँ थर्ड पार्ट ले लेगा। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, कोलाइडी विलयन बनाते समय उनमें विद्युत अपघटन KOH की अतिरिक्त मात्रा एवं कुछ विलेय अशुद्धियाँ होती है। अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी विलयन में शुद्धिकरण कहते हैं। अपोहन, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को पावमेंट झिल्ली के थैले में भर कर लेते हैं। अशुद्ध कोलाइडी विलयन को पावमेंट झिल्ली के थैले में भर लेते हैं तथा इसे बहते पानी में लटका देते हैं। इससे अशुद्धि विस्तृत होकर बहते हुए जल में नली चली जाती है। अति सूक्ष्म निस्यंदन बोले तो फिल्टर, कोलाइडी के कण समानतः साधारण निस्यंदन फिल्टर पत्र द्वारा निकल जाते हैं। इस प्रकार के फिल्टर पत्र को छिद्र के आकार छोटा करके उसे एक विशेष प्रकार के फिल्टर पत्र में बदल दिया जाता है, अतः जिसे अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र कहते हैं। इस प्रकार के फिल्टर को पत्र के
छिद्र को छोटा आकार करके उसमें एक विशेष प्रकार का फिल्टर पत्र में बदल दिया जाता है, जिसे अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र कहते हैं। हम फिल्टर पत्र को जब कोलाइडी विलयन में डुबाते हैं, जिससे इनके रंध्रों का आकार छोटा हो जाता है। नोट: कोलाइडियन अल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में सेल्यूलोज का 4% होता है, ईट्रोसेल्यूलोज का 4% विलयन होता है। कोलाइडी विलयनों के गुण: विषमांगी प्रकृति: कोलाइडी विलयन विषमांगी उसमें ये 2 प्रवस्थाएं होती हैं, परिचित अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। इनका प्राशन दाब बहुत कम होता है। कोलाइडी विलयनों का प्राशन दाब बहुत कम होता है। टिंडल प्रभाव उसके बाद अभी और है बच्चा। टिंडल प्रभाव: जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन पर केंद्रित की जाती है तो उनका मार्ग चमकदार दिखाई देता है। किरण के मार्ग को प्रदीप्त ही टिंडल घटना कहलाती है, जिसे नीला रंग का प्रकाश का आभास होता है। प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन पर केंद्रित हो जाती है तो उनका मार्ग चमकदार दिखाई देता है। किरण के मार्ग को प्रदीप्त खंड टिंडल प्रभाव घटना कहलाती है, जिसमें नीले रंग का प्रकाश का आभास होता है। घटना कारण: जब प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में डाला जा गया तो कोलाइडी के कण वास्तविक विलयन में बड़े होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिससे एक चमकदार रास्ता दिखाई देता है। कोलाइडी विलयन में उन्हें होने वाली यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। घटना कारण: जब हम प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में डाला गया तो कोलाइडी के कण वास्तविक विलयन से बड़े होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिससे एक चमकदार रास्ता दिखाई देता है। कोलाइडी विलयन में होने वाली यह घटना टिंडल प्रभाव के कारण बनती है। टिंडल घटना के अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट है। टिंडल घटना के अनुप्रयोग: वास्तविक और कोलाइडी विलयन के अंतर का पता लगाया जा सकता है। अत्यंत सूक्ष्मदर्शी बनाए जा सकते हैं। वास्तविक और कोलाइडी विलयन का अंतर पता लगाया जा सकता है, अत्यंत सूक्ष्मदर्शी बनाया जा सकता है। इसके अनुप्रयोग से कोलाइडी विलयनों की उपस्थिति कणों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। बोले तो इसका अनुप्रयोग एक बार और बता देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। टिंडल घटना के अनुप्रयोग: वास्तविक और कोलाइडी विलयनों के अंतर का पता लगाया जा सकता है, अत्यंत सूक्ष्मदर्शी बनाया जा सकते हैं। कोलाइडी विलयनों के उपस्थित कणों की संख्या पता लगाया जा सकता है। आज ये 3 नंबर ब्राउनी गति। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी व अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी व अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जब कोलाइडी विलयन को कोलाइडी कणों के टक्कर से चारों तरफ एक समान नहीं होती है, जिसके कारण कोलाइडी का निरंतर तीव्र गति करते रहते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ये भी सूत्र याद कर सकते हैं और ये भी याद कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। इसका अनुप्रयोग देख लीजिए। उसके बाद विसर्डता देखते हैं। विसर्डता अनुप्रयोग: गैसों को आणविक गति सिद्धांत की पुष्टि होती है। गैसों की आणविक गति सिद्धांत की पुष्टि होती है। ब्राउनी गति के द्वारा एवोगाड्रो संख्या का निर्माण कर सकते हैं। विसर्डता: कोलाइड कणों को पार्टमेंट झिल्ली से धीरे धीरे विसरित होते हैं, विसर्डता कहलाती है। विसर्डता: कोलाइडी कणों का साइज अणुओं से बड़े होते हैं। निलंबन के कणों से छोटे
साइज 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज में होंगे। सूक्ष्मदर्शी से अदृश्य होते हैं, फिल्टर पेपर के छिद्रों से निकल जाते हैं। वाह। विद्युत आवेश। कोलाइडी कण विद्युत आवेशित कण है। कोलाइडी कण विद्युत आवेशित कण है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कोलाइडी विलयनों में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर समान चिन्ह आवेश होता है। समान विद्युत आवेश के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं। कोलाइडी कण विद्युत आवेश और उनकी ब्राउनी गति विलयन का स्थायित्व प्रदान करती है। कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं, परंतु इसमें कोलाइडी विलयन में विद्युत उदासीन होते हैं। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं, ठीक, परंतु कोलाइडी विलयन विद्युत उदासीन होते हैं। देखता हूँ आज ख़त्म होगा तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में से। हेल्महोल्ट्ज़ विद्युत दोहरी परत। हेल्म्स है यार, नाम ही ऐसा ऐसा रखता है, इसे कोई कहना नहीं। हेल्महोल्ट्ज़ विद्युत दोहरी परत। कोलाइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेश की दोहरी परत बनती है। एक परत दृढ़तापूर्वक बंधी रहती है जिसे स्थिर परत कहते हैं, और दूसरी परत गतिशील होती है जिसे विस्तृत परत कहते हैं। एक कोलाइडी कणों के चारों ओर एक विपरीत आवेशित की दोहरी परत बनी होती है, जिसमें से एक परत को दृढ़तापूर्वक बनी रहती है। देखिए स्थिर परत है ये, देख रहे हैं, और ये दूसरी परत है जो गतिशील होते हैं, मेरे हाथ की तरह देख रहे हैं, जिसे विस्तृत परत कहते हैं। विस्तृत परत किसे कहते हैं तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। कोलाइडी का स्कंदन। कोलाइडी कणों पर एक समान प्रकृति आवेश होता है जब कोलाइडी विलयन को अस्थायी बनाता है, जो कोलाइडी विलयन को अस्थायी बनाता है। कोलाइड का स्कंदन। कोलाइड कणों पर जब एक समान प्रकृति आवेश होता है जो कोलाइडी विलयन को अस्थायी बनाता है, आवेश कम या नष्ट हो जाता है तो कोलाइडी विलयन का स्थायित्व भी कम हो जाता है। छोटे कणों संयुक्त होकर के बड़े कणों को परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार कोलाइडी कणों के बीच बैठ जाने का प्रक्रम स्कंदन या अपक्षेपण कहलाता है। वैद्युत कण संचलन। कोलाइडी कण जब वैद्युत आवेशित होते हैं तो विद्युत क्षेत्र में यह कण विस्तृत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाते हैं। कोलाइडी कण घन कण संचलन और कोलाइडी कण ऋणावेशित होंगे तो ऋण कण संचलन। सोच रहा हूँ ये पॉइंट करवा करके तो थोड़ा समय लग जाएगा अभी। ओके, कोई नहीं, मुझे भी थोड़ा काम है, तो यहाँ जो तक ले हम लोग जान करके उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक। अधिक समय तक विद्युत का संचलन कराया जाए तो कोलाइडी कणों में विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड पर विस्तृत हो जाते हैं या स्कंदन हो जाता है। परिक्षेपण माध्यम को विद्युत क्षेत्र में गति वैद्युत परासन कहलाती है। अधिक समय तक वैद्युत कण संचलन कराया जाए तो कोलाइडी कणों को विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड पर विसर्जित हो जाता है और स्कंदन हो जाता है। परिक्षेपण माध्यम के विद्युत क्षेत्र में गति वैद्युत परासन कहलाती है। देख लीजिएगा, देखिए इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, बोले तो एनोड कैथोड की बात है। मेरा हाथ कब रहा है दोस्तों, ज़्यादा देरी मोबाइल भी पकड़ना एक हाथ से उचित नहीं है। इतना दूर तक ले जान कर करके हम लोग छुट्टी ले लेंगे। वैद्युत अपघटन का योग से। बाहर से वैद्युत अपघटन मिलकर भी आवेश का निरस्त किया जा सकता है। बाहर से वैद्युत अपघटन मिलकर भी आवेश को निरस्त किया जा सकता है। हार्डी-शुल्ज़ नियम। सक्रिय आयन जितना अधिक होगा स्कंदन भी उतना अधिक होगा। ये जो है इसे देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा इस सेगमेंट को, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले।
उबाल करके देख लेते हैं हम लोग। उबाल कर अधिक समय तक उबालने पर आवेश नष्ट हो जाते हैं, जिससे अवक्षेपण संभव हो जाता है। अधिक समय तक उबालने पर वह आवेश नष्ट हो जाते हैं, जिससे अवक्षेपण संभव हो जाता है। तो चलिए, अब कल हो सकता है इसका थर्ड पार्ट आ जाए, और बहुत जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर अब इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। सो उसको देख करके कर लेंगे। टेंशन नहीं लीजिए, बोर्ड इजी है, उससे आगे आने वाली कठिनाइयाँ मुश्किल है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे, और जल्द ही ऑब्जेक्टिव सेशन और सब्जेक्टिव सेशन भी लाएंगे, जिससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो। सो थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास भी भेज दो इसे, ताकि वो भी पढ़ सके। मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है किसी को समझ में ना आए, पर हम लोग को जल्दी सिलेबस भी ख़त्म करना है। टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव सेशन जल्द ही लाऊंगा, और साथ में सब्जेक्टिव सेशन भी। मैं सोच रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक करवाने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सेशन भी लेके आऊँ। अच्छा, देखता हूँ, बहुत जल्द ही चैप्टर सभी ख़त्म कर दूँगा। सो थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए दोस्तों। थैंक यू।